डेट आज 19 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी मेंस में इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ये न्यूज में है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 7 मेंबर नेशन हैं। इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन देशों के, जो इसके मेंबर हैं उन देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री पहली बार मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में है। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर हैं जो इसके बे ऑफ बंगाल के आसपास ही हैं, जो बंगाल की खाड़ी है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। इसके आसपास जो नेशन है वो इसके 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 5 मेंबर तो साउथ एशिया के मेंबर हैं और साउथ ईस्ट एशिया के 2 मेंबर हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ये टोटल 7 मेंबर हैं इसके। कब बनाया गया था इसको? 6 जून 1997 को इसको बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके बाद इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि सेक्रेटेरिएट, मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में है इसका हेडक्वार्टर। 2014 में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। कौन कौन से एरिया में ये कोऑपरेशन करते हैं कंट्री, सहयोग कौन कौन से एरिया में करते हैं? 14 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे देखो काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांस नेशनल क्राइम, ये है पहला। यानी कि आपस में कोऑपरेट करते हैं कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, एक दूसरी कंट्री में ख़त्म करने के लिए कदम उठाए जाएं, एफर्ट करें। ये कंट्री साथ में आती हैं इसलिए। दूसरा एरिया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, टूरिज्म को ये प्रमोट करते हैं आपस में। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि पर्यावरण और आपदा का प्रबंधन है जो, उसके लिए काम करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को आपस में ये बढ़ाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन करते हैं, एनर्जी के सेक्टर में करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में गरीबी को घटाने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फिशरीज सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी करते हैं एक दूसरी कंट्री में। देखो ये क्या करते हैं, सारी कंट्री आती हैं तो ये फेस्टिवल वगैरह को सेलिब्रेट करना या पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े उसके लिए सेमिनार, वर्कशॉप कराना, इस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं। तो ये 14 एरियाज़ हैं। हर एक कंट्री को देखो स्पेसिफिक एरियाज़ में लीड करना होता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इसमें 4 एरियाज़ पे फोकस करता है। पहला है काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म और चौथा है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन एरिया में लीड करता है इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। रिसेंटली देखो न्यूज में इसलिए है ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। आरबीआई ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के लिए कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, जो हमारे इंडिया में कंपनी है कॉरपोरेट सेक्टर, उसके साथ। इसमें देखो 12 बिलियन डॉलर तक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ली है हमारी कंपनीज ने बाहर से। 2023 जून अप्रैल, जो अप्रैल जून 2023 है उसका डेटा है ये पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा है। पिछले साल अप्रैल से जून में, अप्रैल मई जून के टाइम में जितना लिया था हमारे देश की कंपनी से बाहर से उधार, इस साल 2023 में वो 3 गुना लिया है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग क्या है? जब हमारे इंडिया की कंपनी बाहर से लोन लेती हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। यानी कि ये फंड है जो इंडियन कंपनी लेती हैं फॉरेन सोर्सेज से, चाहे वो लोन लें, कर्ज लें या बॉन्ड जारी करके पैसा लें। बॉन्ड जारी कर देंगी, बाहर के इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदेंगे इंडिया का और पैसा आएगा इंडियन कंपनीज के पास, या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी पैसा ले सकती हैं। पर्पज़ क्या होता है? देखो पैसे का क्या करेंगे, वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे या फिर कोई एसेट्स वगैरह एक्वायर करेंगे, संपत्ति ज़मीन वगैरह खरीदेंगे, या दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, या कोई उनका कर्ज है, कर्ज को पेमेंट देना है, यानी कि डेट है जो कर्ज है उसका रीपेमेंट देना है, इसके लिए काम में आता है। सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से ले सकती हैं हमारी इंडियन कंपनीज की जो लोन ले सकती हैं, कहाँ कहाँ से? देखो कोई फॉरेन बैंक है किसी कंपनी का, जैसे अमेरिका का, यूके का, इनका बैंक है जो, उनसे ले सकती हैं। या कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, इससे ले सकती हैं। या इंडियन कंपनीज़ की कोई फॉरेन सब्सिडायरी है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, उसकी बाहर एक शाखा है मान लो अमेरिका में, तो अमेरिका में जो है अच्छा काम कर रही है, उससे लोन ले सकती है इस कंपनी से। है रिलायंस कंपनी की छोटी कंपनी ब्रांच, उसे बोल देते हैं सब्सिडायरी, तो उससे ले सकती है। जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है देखो,
ये देखो रुपी की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, इंडियन रुपी की फॉर्म में, या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में भी लिया जा सकता है, डॉलर में। रेगुलेशन कौन करता है इसका, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग को? इसके लिए रूल्स रेगुलेशन आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भी बताता है कि आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, पर्पज क्या क्या है इसके, कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है ये लोन आप जो बाहर से लेते हो कंपनीज को, ये भी बताता है। उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने लोन लिया किसी ने और इलीगल एक्टिविटी के लिए आपने स्टार्ट कर दिया पैसे का यूज करना, तो इस तरह से नहीं हो सकता। या मार्केट में कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, इलीगल प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए यूज किया वो पैसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपनीज हैं देखो उनको सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ले सकती हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं। जैसे क्रेडिट रेटिंग उनकी देखी जाती है, जो क्रेडिट एजेंसी होती हैं जो रेटिंग देती हैं कंपनीज को, या डेट इक्विटी रेशो क्या उनका ये देखा जाता है, तभी वो ले सकती हैं लोन। बेनिफिट क्या होते हैं इसके, देखो पहला फ़ायदा तो यही है कि फ़ंड की ज़रूरत होती है कंपनी को, तो फंड बाहर से लोन में मिल जाता है, अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकती हैं और आसानी से मिल जाता है। और देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है, लंबी अवधि के लिए, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, ब्याज की दर कम होती है, और फॉरेन करेंसी में मिल जाता है, फॉरेन करेंसी में डॉलर में मिल जाता है। तो कोई कंपनी बाहर से इंपोर्ट करना चाहती है तो आसानी से कर सकती है, क्योंकि उसके पास डॉलर होंगे, फॉरेन करेंसी होगी, तो ये फ़ायदे होते हैं इसके। लेकिन कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, रिस्क हैं, जोखिम में। पहला है एक्सचेंज रेट रिस्क। देखो आपको पता है इंडियन रुपी थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इंडियन रुपीज़ अगर फॉरेन करेंसी के मुकाबले में फ्लक्चुएट करी कम हो गई तो फिर क्या है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है लोन को रीपेमेंट करने की। मान लो आज $1 के बराबर चल रहा है 82 रुपीज़, अगर ये बढ़ जाए $100, मतलब 100 रुपीज़ के बराबर हो जाए $1, तो फिर देखो रीपेमेंट जो लोन करेगा इंडिया की कंपनी, वो क्या उसको ज़्यादा लोन रीपेमेंट करना पड़ता है ना, तो ये रिस्क है। दूसरा है सॉवरेन रिस्क। सॉवरेन रिस्क में क्या है, मान लो बाहर से ले रहे हैं हम, बाहर किसी बैंक से ले रहे हैं, तो मान लो अमेरिका के किसी बैंक से ले रहे हैं, अमेरिका में कोई मान लो फॉरेन गवर्नमेंट दिवालिया हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट ही दिवालिया हो गई, वो उन्होंने लोन ले रखा है, मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट दिवालिया हो गई, बैंक करप्ट हो गई, उसने किसी से मान लो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, उससे लोन ले रखा, वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो वहाँ की जो कंपनी है उन पे भी, मतलब उनके बैंक है जो, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये एक रिस्क है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। इसमें क्या है, देखो कंपनी है कोई, मान लो फॉरेन लेंडर है, उसने दिया लोन, लेकिन क्या है उसके जो लोन देने की टर्म है, रूल्स रेगुलेशन है, वो किसके हिसाब से काम करता है, अपने गवर्नमेंट के हिसाब से। मान लो यूके से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लोन, तो वहाँ की किसी कंपनी से लिया या वहाँ के किसी बैंक से लिया, तो इसके रूल्स रेगुलेशन इस बैंक पे कहाँ के चलेंगे, यूके गवर्नमेंट के। और ये देखो हमारे डोमेस्टिक जो लोन हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं, तो ये भी परेशानी होती है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, इससे रूल्स रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क यही है कि फॉरेन गवर्नमेंट हम लेते हैं तो वही पॉलिसी बनाती है और उनकी पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग उसको, तो कॉस्ट जो बोरिंग की है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, अफेक्ट हो सकती है, तो ये इसके रिस्क हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3। जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उन्होंने देखो ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर। इसमें क्या होता है, और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में देखो ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे, देखो जब कोई हमारे इंडिया की कंपनी या इंडिया का कोई भी आदमी बाहर से इंपोर्ट करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, किसी दूसरे देश से माल खरीदता है, तो हमें ड्यूटी देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब टैक्स देना पड़ता है, बॉर्डर पे जब आएगा माल तो टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन क्या है इस स्कीम के अंदर, जो ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, इस स्कीम के अंदर अगर मान लो कोई कंपनी या कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई कंपनी है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है और ऐसा माल इंपोर्ट कर रही है कि उस माल को यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी और बाहर बेच देगी, बाहर देश में। यानी कि मान लो ये कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, इसने बाहर से इंक खरीदी स्याही, या इसने बाहर से प्लास्टिक खरीदी, अब ये बाहर से प्लास्टिक और इंक खरीदी, अब इसने ये इंक प्लास्टिक से पेन बनाया और पेन हमारे देश में नहीं बेचा बल्कि कहाँ बेचा, बाहर विदेशों में सप्लाई करेगा, विदेश में एक्सपोर्ट करेगा। तो इस पर क्या होता है, अगर ये बाहर एक्सपोर्ट करती है कंपनी, हमारे डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें नहीं बेचती है,
तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती जब ये इंक और प्लास्टिक को इंपोर्ट करेगी। तो ये है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो यही है इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो ये 12 मंथ तक वैलिड होती है, जब उसको किसी भी कंपनी को छूट दी जाती है तो 12 महीने तक ये एलिजिबिलिटी होती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि वो अपना माल जो बनाएगी वो एक्सपोर्ट करेगी, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचेगी। ड्यूटी इसमें एग्जेम्प्ट कौन कौन सी की जाती है, इसमें देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगाई जाती जब वो इंपोर्ट करती है कोई कंपनी बाहर से माल। एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती, एजुकेशन सेस नहीं लगाया जाता, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाती, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाती, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इंटीग्रेटेड टैक्स, कंपनसेशन टैक्स, इतने सारे सोच रहे हो आप ड्यूटी मतलब टैक्स सेस, ये इतने सारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ये सारे माफ़ हो जाते हैं उस पर। ये सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताया कौन कौन से जो टैक्स ड्यूटी हैं जो माफ़ होती हैं इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो ये क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारी जो होती है हर 4-5 साल में, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर निकाली जाती है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ही यूज करके ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किए। कौन जारी करता है? नीति आयोग। क्या बताया इसमें? इसमें ये कहा है कि इंडिया में 2015-16 से लेके और 2019-21 के बीच में इंडिया में पॉवर्टी कम हो गई है। पॉवर्टी 2015-16 में देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या थी? 24.85%, और अब कितनी रह गई है? 14.96%। इतनी रह गई है हमारे इंडिया में मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो ये मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी क्या होती है ये जानते हैं पहले। ये क्या है? देखो इसके क्राइटेरिया हैं, जो ये इंडेक्स जारी की जाती है ना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके 12 इंडिकेटर हैं, मतलब इसके 3 इंडिकेटर हैं, उनमें 12 पैरामीटर हैं। 3 है, हेल्थ है आपका, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके अंदर है 12 पैरामीटर। अब इनमें से जो 1/3 क्राइटेरिया पे मीट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे आदमी हैं जो 1/3 क्राइटेरिया पे मतलब उनको ये एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, उनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे इसमें हेल्थ है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही किसी को, या एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही, या उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कमज़ोर है। तो इनमें से तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये 1/3 हो गया। तो ये फुलफिल जब नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे हम वो आदमी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और अगर वो आधे से ज़्यादा क्राइटेरिया पे मीट नहीं कर रहा, आधे से ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे, कि ना तो वो हेल्थ एक्सेस कर पा रहा है, मतलब बीमार हो जाता है तो दवाइयाँ नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि इलाज करा सके, और ना उसके पास एजुकेशन लेने के पैसे हैं कि मान लो उसकी एजुकेशन हाफ में ही छूट गई पैसों की वजह से या किसी वजह से, तो यानी कि आधे से ज़्यादा क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर उसे बोल देते हैं एक्सट्रीमली मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी या पुअर बोल देते हैं उस आदमी। तो ये है मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी। अब इसमें ये कहा है कि 13.5 करोड़ पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं इस पीरियड में, 2015 से लेके 2021 तक। और इसमें ये कहा है कि जो फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी का, वो देखो इन स्टेट्स में हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गोवा, तमिलनाडु। इनमें 32.59% लोग पुअर थे 2015 में और 19.28% रह गए अब गरीब। और यूनियन टेरिटरी है जो, उसके साथ साथ ये बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी, मध्य प्रदेश, ये टॉप हैं जिनमें देखो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज मल्टी डायमेंशनली पुअर वो हाई है, यानी इन स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में जो पुअर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं अभी भी। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है अर्बन एरियाज़ में जो डिक्रीज हुई है, वो कितनी डिक्रीज हुई है? 8.65% से 5.27%। देखो ये थोड़ा डेटा है ना, जो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला डेटा आप याद कर लो कि ये फास्टेस्ट ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, और ये भी याद ना कर सको, बस इतना याद कर लो कि 2015-16 में 24.85 थी और 2019-21 में 14.96% रह गई मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी, और 13.5 करोड़ पीपल ये पॉवर्टी से बाहर आ गए। बस इतना डेटा याद रख लो, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं हम
कि नेशनल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स है जो नीति आयोग जारी करता है, और किसके बेस पे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019-21 की, इसका डेटा लिया है और इसको यूज किया है। और जो ये देखो 12 पैरामीटर हैं इसमें हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बेस्ड पे, और इनमें देखो कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रिशन इन्हीं के अंदर आते हैं जो 3 पैरामीटर है ना, 3 इंडिकेटर बोल देते हैं पैरामीटर, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनके अंदर 12 हैं, 3 कैटेगरी, 3 के पार्ट हैं, 3 के पार्ट हैं 12। जैसे देखो एजुकेशन में देखा जाता है स्कूलिंग ऑफ ईयर, एडल्ट रेशो ऑफ स्कूलिंग, ये वाला। हेल्थ में देखा जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब हेल्थ फैसिलिटी, ये सब कुछ। न्यूट्रिशन देखा जाता है, ये क्राइटेरिया है मतलब 12। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी देखी जाती है, ये मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंकिंग अकाउंट, ये सब कुछ देखा जाता है। इनके आधार पर निकाली जाती है इंडेक्स। और देखो ये इंडेक्स फॉलो करती है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो कौन जारी करता है, ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो ये, और उसके साथ ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलकर जारी करती हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स पूरे वर्ल्ड के लिए। और जो नेशनल है ये तो हमारे इंडिया के लिए जारी किया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने जो जारी किया ये इंडेक्स, ये इसी पे बेस्ड है, इसी के जो टेक्निकल क्राइटेरिया है ना, जो इसकी मेथडोलॉजी है जो यूएनडीपी जारी करती है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, इसी पे बेस्ड है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है, एल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी, इस पे ही बेस्ड है ये हमारे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ये देखो आपको पता है हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है यूएई गए थे अभी, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहाँ पे जाके इन्होंने एग्रीमेंट किया। ये है यूएई, आप देख सकते हो मैप में यहाँ पे, सऊदी अरबिया के पास। तो वहाँ पे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम किया एक एग्रीमेंट, तो इसलिए न्यूज में है। तो इंडिया और यूएई ने ये एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझ लो कि एग्रीमेंट समझौता, ताकि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जा सके। क्या फ़ायदा होगा इसका, देखो ट्रेड में आसानी हो जाएगी। हम या तो इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे यूएई के साथ, या यूएई की जो करेंसी है दिरहम में करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन होगी। जैसे हमें माल खरीदना है यूएई से तो रुपी में खरीद सकते हैं, या ये यूएई खरीद रहा है हमसे माल, दिरहम में खरीद सकता है या रुपी में खरीद सकता है। तो ये आपस में अपनी करेंसी में करेंगे, डॉलर को छोड़ देंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। तो ये जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये एक तरह से इंडियन रुपीज़ और जो यूएई की करेंसी है दिरहम, उसको प्रमोट करेगा, उसका ट्रांजैक्शन प्रमोट करेगा। इंडिया और यूएई के जो ट्रेड है वो कितना है, 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड 2022 में किया दोनों कंट्रीज़ ने। और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया यूएई के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रेड व्यापार करता है यूएई, तो वो इंडिया है, और इंडिया के लिए थर्ड है यूएई। तो क्या है ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और क्या क्या फ़ायदे नुकसान होंगे ये जान लेते हैं इसके। देखो एक मैकेनिज्म है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे जब हम यूएई और इंडिया के बीच में, तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी के साथ करेंगे, यानी कि या तो रुपीज़ में या यूएई की करेंसी दिरहम में। तो ये एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं जो वो लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, और थर्ड करेंसी जैसे डॉलर, उस पर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो डॉलर पे जो निर्भरता है वो घटेगी, और जो डी डॉलराइजेशन होगा, इसका डी डॉलराइजेशन का मतलब यही है कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम, डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन का एक स्टेप है ये। तो एडवांटेज क्या क्या होंगे, देखो पहली बात तो जब हमें थर्ड करेंसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जैसे डॉलर पे नहीं डिपेंड होना पड़ेगा, तो इससे क्या है, जो डॉलर की वजह से एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होते हैं, करेंसी घटती बढ़ती रहती है, तो ये जो रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट जो आती है ये रिड्यूस होगी, क्योंकि जब हम आपस में दोनों करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट रिस्क, वही है एक्सचेंज रेट रिस्क कि लोकल करेंसी क्या है, जब जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास मेंटेन करना पड़ता है अगर डॉलर में हम करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज हमारा फ्लैक्चुएट होता रहता है डॉलर के बेस्ड पे, तो ये जो रिस्क है ये कम होगा, ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देखो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब डॉलर में करते हैं तो ट्रांजैक्शन, और बहुत ज़्यादा टाइम डिले भी होता है, क्योंकि करेंसी को डॉलर में चेंज करना पड़ता है, फिर
उस करेंसी को चेंज करने के बाद डॉलर में फिर वो ट्रांजेक्शन होती है। तो ये जो डिले होता है ये डिले कम होगा और ट्रांजेक्शन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है कि आपस में जो देखो जब हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगी, ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी एक दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमाइज्ड रेमिटेंस। आपको पता है बहुत सारा डायस्पोरा हमारे इंडिया का यूएई में रहता है। हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो यूएई में रहते हैं और यूएई में रह के वो हमारे इंडिया में जो रिलेटिव रहते हैं उनके लिए पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। तो इन्हें देखो जब वो भेजते हैं डॉलर में तो उन्हें क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि डॉलर से रुपये में चेंज कराना पड़ता है तब आता है, तो इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अब देखो वो इंडियन रुपये में डायरेक्टली भेज पाएंगे तो इससे उनका फ़ायदा होगा, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, खर्चा कम आएगा और सेटलमेंट भी जल्दी से हो जाएगा, प्रोसेस भी जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा। और एग्रीमेंट देख लेते हैं यूएई और इंडिया के बीच में, और भी कई एग्रीमेंट है। देखो इंडिया और यूएई के बीच में आप सबको पता है आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप के जरिए या पेटीएम के जरिए, फ़ोनपे के जरिए। तो ये किस पे काम करता है, यूपीआई के जरिए, यूपीआई के बेस्ड पे काम करता है ये सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम है। ऐसे यूएई का सिस्टम है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, इन दोनों को लिंक कर दिया है इंडिया और यूएई ने। यानी कि आप अपने यूपीआई से अगर यूएई में जाओगे ना, उस देश में जाके भी आप अपने फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, यूपीआई बेस्ड सिस्टम। और यूएई का कोई आदमी आएगा तो वही इंडिया में कर सकता है। दोनों कंट्री ने देखो कार्ड स्विच का भी किया है। हम इंडिया का जो हमारा रुपए कार्ड है यूएई में खरीद सकते हैं कुछ भी जाके, हमारा जो एटीएम कार्ड होता है रुपए बेस्ड, या यूएई का जो स्विच कार्ड है वो इंडिया में आके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इंडिया का जो स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है इसको भी लिंक कर दिया है। देखो जैसे फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है उसके लिए मैसेजिंग आता है, आपके बैंक से रुपए कटते हैं तो मैसेज आता है, ये सब सिस्टम है जो मैसेजिंग का यूएई और इंडिया का, इसको लिंक कर दिया है। इंडिया देखो यूएई में एक आईआईटी जो दिल्ली है उसका कैंपस खोल रही है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है आईआईटी दिल्ली, उसका कैंपस अबू धाबी में खोलने जा रही है यूएई में। तो ये दूसरा आईआईटी होगा कैंपस जो हम खोल रहे हैं विदेशों में। पहला कहाँ पे खोला है हमने, तंजानिया में, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। और उसके आईआईटी जो तंजानिया है उसका शहर है जंजीबार, जंजीबार है जो एक उसका आइलैंड है, वहाँ पे खोल रहे हैं। तंजानिया आप जानते हो एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये तंजानिया, यहाँ पे एक इसका जंजीबार करके एक आइलैंड है, वहाँ पे खोला है हमने आईआईटी का कैंपस। और यहाँ पे हमने महिला को, एक महिला है उनको डायरेक्टर बनाया है, रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट। देखो यूनिवर्स एक्सपेंशन का क्या मतलब है, यूनिवर्स आप जानते हो ब्रह्मांड, जो भी आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं भी दे रहा है, वो सब कुछ ब्रह्मांड है। तो इसका एक्सपेंशन जो हो रहा है, ये यूनिवर्स बढ़ रहा है। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं, बहुत सारी थ्योरी देते हैं कि जब से यूनिवर्स बना है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, वो बढ़ रहा है रेट में। अब ये जो बढ़ रहा है इसके लिए डिफरेंट थ्योरी देते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, अलग अलग देश में अलग अलग थ्योरी आते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, थ्योरी देते हैं। तो इनमें डिस्प्यूट चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट। तो इसमें बहुत सारी टर्म है जो प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हम जानेंगे। अभी देखो ये कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, इनके आपको नाम याद करने की ज़रूरत है नहीं, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ये डेटा दिया है कुछ, और इसमें डिटरमाइन किया है कि नया मेथड कि हबल कांस्टेंट है, जो हबल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे तय किया जाए। और हबल कांस्टेंट है जो ये हमारी सहायता करता है यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को समझने में, कि यूनिवर्स किस दर से फैल रहा है, किस दर से एक्सपेंड कर रहा है। तो पहले जानते हैं यूनिवर्स क्या है। ब्रह्मांड आप जानते हो, देखो 1927 में एक बेल्जियन के फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जॉर्जिज लेमेतर। इन्होंने थ्योरी दी थी बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी, एक ये कह रहे थे कि एक बॉल थी पहले, यूनिवर्स बनने से पहले एक बॉल थी बहुत बड़ी। अब ये बॉल थी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसका जो घनत्व था बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा और ये बॉल टूट गई। अब ये बॉल टूट गई ना जैसे ही, अब ये बॉल टूटने के बाद आसमान में बिखर गई, छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए कहीं पे। तो इससे बहुत पूरे करोड़ों अरबों में गैलेक्सीज बनी, उन गैलेक्सीज में प्लानेट बने, ग्रह बने,
मतलब सोलर सिस्टम बना, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है सन, उसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे सोलर सिस्टम बन गए और ऐसे ग्रह बन गए, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह बन गए, छोटे छोटे ग्रह बन गए, स्मॉल प्लैनेट बन गए, सैटेलाइट बन गए। तो इससे हुआ ब्रह्मांड का निर्माण, किससे? बिग बैंग थ्योरी से। ये बिग बैंग थ्योरी बताती है। तो ये भी आपको याद रखना किसने दी थी। तो इससे बना यूनिवर्स। और ये कब हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, यानी कि 1380 करोड़ साल पहले ये घटना घटी थी। उसके बाद ये यूनिवर्स बढ़ता गया। शुरुआत में तो ये रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था। शुरुआत में यूनिवर्स ने एकदम अचानक से फैलना शुरू कर दिया, और उसके बाद इसकी जो रेट है वो स्लो डाउन हो गई, थोड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगा फिर ये। और इसमें ये कहा कि 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 500 से 600 करोड़ साल पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन की जो रेट है वो डार्क एनर्जी के द्वारा प्रभावित हुई। और डार्क एनर्जी क्या है? देखो, आपने आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, डार्क एनर्जी। देखो, जिस एनर्जी, ऊर्जा को हम जानते हैं हमारे आसपास है कोई, तो वो तो है एनर्जी, सिंपल। और जिस ऊर्जा को हम नहीं जानते लेकिन उसका बहुत योगदान है और यूनिवर्स में फैली हुई है, वो स्पेस में है लेकिन हम उसे फील भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो यूनिवर्स में अपना योगदान देती है, वो है डार्क एनर्जी। मतलब इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा। डिटेल में देखो, जानना है तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, डार्क एनर्जी के बारे में आप देख सकते हो। अब जानते हैं यूनिवर्स एक्सपेंशन डिस्प्यूट जो चल रहा है। देखो, ये डिस्प्यूट चल रहा है कि जो यूनिवर्स फैल रहा है उसके बहुत सारी थ्योरी दी जाती हैं। कई कहा जाता है कि जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा एक स्टार है, उसका ब्राइटनेस कितनी है उस पर एनालाइज करते हैं। कुछ कॉस्मिक माइक्रोवेव है उसके आधार पे, कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसके आधार पे एनालाइज करते हैं यूनिवर्स का एक्सपेंशन। लेकिन जो ये मेथड है इनमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो उन पर डिस्क्रिपेंसी होती है। तो फिर जो ये साइंटिस्ट हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, मेजरमेंट आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो एक्सपेंशन रेट को सही तरीके से समझने में परेशानी होती है। तो इस वजह से ये डिस्प्यूट चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड में ये किया गया है कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उन्होंने नया मेथड जो प्रपोज किया, कहा है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उसके आधार पे हम हबल कांस्टेंट को एस्टिमेट करेंगे, और जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर हैं वो डिटेक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स को। और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं? देखो, आपको पता है जितने भी आसमान में, यूनिवर्स में रॉकी बॉडीज है, जैसे अर्थ है, अर्थ भी एक रॉकी बॉडीज है, चट्टानी एक बॉडी है। तो ये जैसे अर्थ है या मार्स है, मंगल ग्रह या मून है या सन है, ऐसी कोई भी बॉडी है स्पेस में, उसकी एक मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आपको पता है सबको, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इससे कुछ लहर भी निकलती हैं, किरणें, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, एक फोर्स निकलती है, ये वेव्स निकलती है ना, इन्हीं को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो इनको डिटेक्ट करके हबल कांस्टेंट डिसाइड किया जाएगा और तब कैलकुलेट किया जाएगा कि किस रेट में यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब जानते हैं हबल कांस्टेंट क्या है। हबल कांस्टेंट के बारे में हमने नहीं जाना ना। हबल कांस्टेंट क्या है? देखो, हबल कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं, ये रहा यहाँ पे। देखो, ये जो यूनिवर्स का सेंटर है, ये जो एक्सपेंड कर रहा है, जिस रेट से एक्सपेंड कर रहा है उस रेट को ही हम बोलते हैं हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसके एक्सपेंड होने की, उसके फैलने की दर को ही हम बोलते हैं हबल कांस्टेंट। तो ये हबल कांस्टेंट को ही डिसाइड करेंगे इस मेथड से। तो यही था इसके बारे में, और आज के टॉपिक भी शायद यही हैं। हाँ, एक वन लाइनर टॉपिक है, एक दो, उनको देख लेते हैं। एक देखो, आपको पता है अंडमान निकोबार कहाँ है? पता ही है, हमारे इंडिया का आइलैंड। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, राजधानी। वहाँ पे नया एयरपोर्ट स्टार्ट किया है, मतलब इनॉग्रेट किया है अभी। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है जो, इसका नाम दूसरा है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वीर सावर के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, आप देख सकते हो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। और वैसे आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी और इन्होंने इंडियन स्ट्रगल के लिए काम किया। और इन्होंने देखो 1909 का जो एक्ट आया था, 1909 का एक्ट ब्रिटिश इंडिया में, उसका विरोध किया था, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया था।
फिर 15-20 साल बाद जेल में छोड़ा इस शर्त पे अंग्रेज़ों ने कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक्टिविटी नहीं करूँगा, तो इनको छोड़ दिया गया था। फिर ये हिंदू सभा के प्रेसिडेंट बने, हिंदू सभा ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी है, हिंदू महासभा इसका नाम है। हिंदू महासभा ने देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था जो 1942 का, उसको अपोज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, और हिंदू सभा के अध्यक्ष ये वीर सावरकर ही थे उस टाइम पे। तो इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को विरोध किया था और हमेशा ये कांग्रेस का विरोध करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इन्होंने देखो और भी कई काम किए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो वो आपने डिटेल में पढ़े ही होंगे, ज़्यादा जानते नहीं इनके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोलोमन आइलैंड, ये न्यूज़ में था। सोलोमन देखो एक कंट्री है, सोलोमन आइलैंड कंट्री, बहुत सारे 800-900 आइलैंड है इसके। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे सोलोमन आइलैंड, ये जो आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के पास, ये है सोलोमन आइलैंड। ये 800-900 से ज़्यादा आइलैंड है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है होनियारा इसकी कैपिटल है, राजधानी है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि इसने चाइना से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब इसने चाइना से एग्रीमेंट साइन कर लिए। चाइना देखो अपना बेस यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता है, तो ये पैसिफिक ओशन में आता है और इधर ही यूएस है, क्योंकि देखो पृथ्वी तो गोल है भाई साहब, ये 2D मैप है। अब ये जोड़ दोगे तो इधर आ जाएगा, तो यूएस इसके नज़दीक है यहाँ पे, तो ये यूएस को परेशानी है और भी सारे वर्ल्ड को भी परेशानी है। देखो चाइना अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है पैसिफिक ओशन में भी, पैसिफिक ओशन के साथ लगता भी है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। एक देखो फिश की वैरायटी न्यूज़ में है, फिश की वैरायटी, इसका नाम है गम्बूशिया। ये गम्बूशिया फिश है, मछली है। इसको देखो मॉस्क्यूटो फिश भी बोलते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो वाटर बॉडीज हैं, लेक है, रिवर है, उसमें इस फिश को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारी फिश छोड़ दी हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम देखो मॉस्क्यूटो फिश भी है। ये मॉस्क्यूटो है जो मच्छर, उसके लार्वा को खा जाती है, ये इसका भोजन है। 200-300 से ज़्यादा मच्छरों के लार्वा को खा जाती है और मच्छरों को जन्म नहीं लेने देती, ख़त्म हो जाते हैं मच्छर। और आपको पता है डेंगू के केस बरसात के मौसम में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये फिश छोड़ी है आंध्र प्रदेश ने अपनी वाटर बॉडीज़ में, तो इसलिए न्यूज़ में है ये। तो यही टॉपिक थे आज के।